प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउट दी पार्किंसन के रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर किया था। पैथोफिजियोलॉजी, हाउ डज पार्किंसन अकर इन एन इंडिविजुअल, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है, नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे किस तरीके से डीजनरेट होता है, मसल एक्टिविटी, सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ड्रग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट करेगी। तो उसके लिए हमें जो डोपामिन मेजर न्यूरोकेमिकल यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हो रही है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ पे मैं ह्यूमन बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ एक्शन होगा फ्रॉम पेरिफेरल टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मैक्सिमम एक्शन होगा, लेकिन किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल एरिया में हमारे पास लीवोडोपा एक प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल। लीवोडोपा बेसिकली डोपामिन का इनएक्टिवेटेड स्टेट रहती है। लीवोडोपा एक हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मेटाबॉलिजिंग एंजाइम्स हैं जिनका नाम है कॉम्ट और माओ, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड डोपा डिकार्बोक्सिलेज। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज कन्वर्ट करता है लीवोडोपा को 3O मिथाइल डोपा में, एंड डोपा डिकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है लीवोडोपा को डोपामिन में, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है डोपामिन का। ये डोपामिन फॉर द पेरिफेरल सिस्टम में भी थोड़े बहुत इसके एक्शंस रहते हैं, लेकिन जो मेजर एक्शन रहता है इस लीवोडोपा का वो क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को और आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जैसे ही लीवोडोपा आ जाएगा, लीवोडोपा फिर से, क्योंकि ब्रेन में भी आपके पास कौन से एंजाइम्स कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड डोपा डिकार्बोक्सिलेज both are present, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंड योर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये भी सिमिलरली 3O मिथाइल डोपा और डोपामिन में कन्वर्जन करेगी। जो ये डोपामिन कन्वर्ट होगा ये फर्दर रिसेप्टर्स पे जाएगा और रिसेप्टर्स पे अपना एक्शन करेगा। जो फर्दर आपके पास डोपामिन है, जितना भी वो रिसेप्टर पे अपना एक्शन करेगा उसके बाद उसकी भी मेटाबॉलिज्म होगी, लेकिन ब्रेन में जो मेटाबॉलिज्म है वो कुछ थोड़े अलग तरीके से होगी। किस तरीके से होगी कि डोपामिन दो एंजाइम्स जो कि रहती है कॉम्ट कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज जो फर्दर भी यूज हो रही थी प्रीवियसली, और दूसरे एंजाइम है माओ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम। माओ एंजाइम्स दो होती है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए एंड मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी। हम यहाँ पे मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों मेटाबोलाइज करेगी और कन्वर्ट करेगी डोपामिन को। अगर वो COMT मींस कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा मेटाबोलाइज हो रहा है तो वो 3 मिथाइल टायरामीन में कन्वर्ट होगा, और अगर डोपामिन के द्वारा मेटाबोलाइज हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डोपैक, दैट इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। दिस इज द डोपैक। ठीक है जी, इसमें ये पूरा आपके पास प्रोसेस चलता रहता है। फर्दर ये प्रोसेस आगे भी चल सकता है, लेकिन हमें यहीं तक जानने की क्षमता रखनी है और यहीं तक जानने का हमारे पास बेसिकली महत्व भी है। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो फर्दर भी हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म हो सकती है। किस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म होगी चलिए देखते हैं कि हमारे पास एक और एंजाइम है, माओ का भी एक्शन होगा आपके पास। किस किस का एक्शन होगा? माओ मोनोमाइनो ऑक्सीडेज का भी एक्शन होगा। तो किस तरीके से 3 मिथाइल टायरमीन और डोपैक इनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। किस तरीके से होता है? 3 मिथाइल डोपामिन मिथाइल टायरामीन कन्वर्ट होता है माओ बी की प्रेजेंस में इनटू इट इज कन्वर्टेड इनटू HVA, एंड आल्सो द डोपैक इज कन्वर्टेड इनटू HVA इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ट एंजाइम। ये दोनों MT एंड डोपैक 3 मिथाइल टायरामीन एंड dihydroxy phenyl acetic acid is converted into HVA which is called as homovanillic acid। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, it is called as homovanillic acid। homovanillic acid, it is the complete metabolism of your डोपामिन। तो यहाँ तक ये पूरा एंड प्रोडक्ट है। तो अब ये हमें तो पता लग गया कि डोपामिन का किस तरीके का एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें पता लग गई है। अब हम यही चार्ट को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई दी ड्रग्स, क्योंकि हमारे पास अगर हम ड्रग्स के कैटेगरी के बारे में बात करें तो ड्रग्स की कैटेगरी में दो मेजर कैटेगरीज होती है, एक जो डोपामिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करेगी और दूसरा जो ब्रेन सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करेगी। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा कि जब डिसबैलेंस हो जाता है बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन विच इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो पार्किंसन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये पूरा एक आपके पास स्ट्रक्चर आ चुका है, ये जो हमने अभी पढ़ा। अब सबसे पहले हम लीवोडोपा को ही एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीवोडोपा एक प्रिकर्सर है, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ योर डोपामिन, सो वी कैन यूज इट एज
अगर डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है वी कैन, क्योंकि डोपामिन हम डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हो कि लीवोडोपा ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। दूसरी चीज़, लीवोडोपा कभी अकेले नहीं दोगे, अकेले अगर लीवोडोपा हमेशा हम देते हैं कॉम्बिनेशंस में। कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपके पास। सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स होती है टॉल्कापोन और इंटैकापोन, ये दोनों कॉम्प्ट इनिबिटर्स होते हैं, दीज आर द कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स। अगर हम टॉल्कापोन और इंटैकापोन को लीवोडोपा के साथ दे देते हैं तो ज़्यादातर केसेस में दी नहीं जाती है, बट अगर हम कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज को रोकेंगे तो 3-O-मिथाइल डोपा कम बनेगा, मीन्स यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म कम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड, जो कि हम कॉम्बिनेशन देते हैं विद द लीवोडोपा, दैट इज 4:1 रेशो की 4 और 1 रेशो की कॉम्बिनेशन में इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं, जो कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करती है। डोपा डिकार्बोक्सिलेज को ये इनहिबिट करेगी एंड इट विल आल्सो बेसिकली डोपामिन के लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोकेगी। तो यहाँ पे भी ये ड्रग्स क्लियर हो गई है। फर्दर हमारे पास ड्रग्स आ जाती है सेलेजिलिन एंड रेसाजिलिन। सेलेजिलिन एंड रेसाजिलिन माओ बी इनहिबिटर्स होती है, जो कि डोपामिन की कन्वर्जन को रोकती है इनटू द डोपैक, ताकि डोपामिन ब्रेन सिस्टम में ज़्यादा देर तक रह सके और रिसेप्टर पे जाके ज़्यादा डोपामिन की कंसंट्रेशन वहाँ पे जाके बाइंड हो सके। टोल्कापोन का एक्शन जो है वो सेंट्रली भी रहता है, सेंट्रल एक्टिंग भी इसका एक्शन रहता है। यहाँ पे हम डोपा डिकार्बोक्सिलेज ब्रेन में इसलिए नहीं यूज़ करते हैं, या फिर ये ब्रेन में इनका एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें ब्रेन में डोपामिन चाहिए, पेरिफेरल में डोपामिन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेन सिस्टम में क्या चाहिए, वी नीड डोपामिन, सो वी विल नॉट गिव कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, क्योंकि अगर हम उसे दे देंगे तो वो इसे इनहिबिट करेगा और डोपामिन कम बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे कार्बिडोपा बेंसेराजाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास ड्रग्स आ जाती है जो कि रहती है रिसेप्टर्स पे जो एक्ट करेगी। क्यों रिसेप्टर? क्योंकि अगर आपके पास डोपामिन आ गया है, डोपामिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो रहा है, तो वो भी हमें दिक्कत करेगा। तो इसलिए हमें वी हैव द D1, D2, D3 ऑल आर दी GPCRs, G protein coupled receptors, all of the your G dopaminergic receptors। तो यहाँ पे आपके पास जो डोपामिन रिसेप्टर्स है वो D1, D2 और D3 सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। D1 पे पेरगोलाइट ड्रग है आपके पास, पेरगोलाइट एगोनिस्ट है आपकी, D1 और D2 दोनों पे एगोनिस्ट एक्शन देती है। D2 में आपकी एक और ड्रग आ जाती है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन का आपके पास D1 पे भी एक्शन रहता है, लेकिन ये पार्शियल एगोनिस्ट है D1 के लिए, इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट फॉर D1 रिसेप्टर। एंड इन द D3 वी हैव द Prampaxol and it is only selectively used for the D3 receptors। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के बारे में डिटेल क्लियर कर लिया है। जो आपके पास कोलिनर्जिक सिस्टम वाली है वो हमने पहले भी पढ़ ली है वो ड्रग्स, तो एक बार वो क्विक रिवीजन के लिए हम दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करेंगे एक एक ड्रग के बारे में कि लीवोडोपा का किस तरीके से एक्शन है, कितनी कंसंट्रेशन है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स है। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ क्विक ओवरव्यू किया था पूरे सिस्टम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप